बुलेटिन में सबसे पहले आपको बता दें, मौसम विभाग ने 2026 के लिए मानसून का पूर्वानुमान जारी कर दिया है। इस साल सामान्य से कम बारिश का अनुमान जताया जा रहा है। पूरी डिटेल बताने के लिए हमारे साथ जुड़े संवाददाता आलोक प्रियदर्शी। आलोक, बताइए इस साल कैसे रहने वाला है मानसून, क्या बताया है मौसम विभाग ने? बिल्कुल, देखिए इस वक्त जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसके लिए एक समस्या हो सकती है। जिस तरह से मौसम विभाग ने प्रेडिक्शन किया है, अपना पहला पूर्वानुमान दिया है मॉनसून को लेकर, साउथ वेस्ट मॉनसून को लेकर, उसमें ये बताया है कि ये 92% के आसपास रह सकता है। इसमें प्लस माइनस यानी 5% बढ़ने या घटने की गुंजाइश है। इसका मतलब ये हुआ कि कुल मिलाकर जो मॉनसून है, साउथ वेस्ट मॉनसून, वो सामान्य से नीचे रहेगा। ये अपने आप में एक बड़ी चिंता की बात है। और हालांकि मौसम विभाग का ये भी कहना है कि ये आने वाले दिनों में जब दूसरा पूर्वानुमान आएगा तो उस वक्त हो सकता है कि इसमें इम्प्रूवमेंट हो, क्योंकि इस वक्त जो ला नीना है वो कमजोर पड़ रहा है और इसका असर सीधे सीधे जो मॉनसून है उस पर पड़ने की आशंका है। लिहाजा जो जून से लेकर सितंबर का इस सीजन होता है मॉनसून का, उसमें सामान्य से कम बारिश की आशंका जताई जा रही है मौसम विभाग की तरफ से। जी आलोक, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। अब आपको बता दें, मार्च महंगाई दर में बढ़ोतरी हुई है। मासिक आधार पर रिटेल महंगाई दर 3.2% से बढ़कर अब 3.4% पहुंच गई। वहीं खाद्य महंगाई दर 3.47% से बढ़कर 3.87% दर्ज की गई है। कोर सीपीआई की अगर बात करें तो वो बढ़कर रिटेल महंगाई की अगर बात करें, माफ कीजिए, वो 3.2% से बढ़कर 3.4% पर पहुंच गई है। खाद्य महंगाई भी बढ़कर 3.87% हो गई है, जो पहले 3.47% थी। हालांकि कोर सीपीआई में गिरावट जरूर देखने को मिली है, लेकिन ग्रामीण और शहरी दोनों इलाकों में महंगाई बढ़ी है। साथ ही फूड एंड बेवरेजेस महंगाई भी 3.71% पर पहुंच गई है। ईरान युद्ध खत्म करने पर इस्लामाबाद में बुलाई बैठक फेल होने से राष्ट्रपति ट्रंप गुस्से में है। उन्होंने ईरान को सबक सिखाने के लिए आज शाम से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की नाकेबंदी का ऐलान कर दिया है, ताकि ईरान पोर्ट से तेल की सप्लाई बंद हो जाए। उधर यूके, फ्रांस समेत कई देशों ने अमेरिका के इस फैसले का विरोध करते हुए इसी हफ्ते 40 देशों की बैठक बुलाई है। पूरी खबर जानने के लिए चलते हैं लक्ष्मण रॉय के पास। लक्ष्मण जी, क्या कुछ अपडेट है इस पूरे ईरान अमेरिका वॉर अपडेट पर? देखिए, जैसे ही इस्लामाबाद में बातचीत ये फेल हुई, उसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ऐलान किया कि ईरान के जितने भी पोर्ट हैं उस पोर्ट पे ना तो कोई जहाज जा पाएगा ना तो कोई जहाज आ पाएगा, ताकि ईरान कोई भी एक्सपोर्ट ना कर सके कच्चे तेल का। इससे ईरान की इकॉनमी ध्वस्त हो जाएगी या फिर उस पर काफ़ी लगाम लगेगा। मकसद तो ये था, लेकिन इसका व्यवहारिक असर ये पड़ेगा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर एक तरीके से अमेरिका की नाकेबंदी हो जाएगी और इसकी एक समय सीमा तय कर दी गई है, जो कि आमतौर पर ट्रंप अपने तौर तरीके से करते हैं। भारतीय समय अनुसार आज शाम 7:30 बजे, यानी आज शाम 7:30 बजे के बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से कोई जहाज गुजरेगा तो उस पर अमेरिका देखेगा कहीं ईरान का तेल तो इस पर नहीं है। ये अपने आप में बहुत बड़ा कदम अमेरिका उठाने जा रहा है, लेकिन अमेरिका के इस कदमों का दुनिया भर के देशों ने, यहाँ तक कि अमेरिका में खुद काफ़ी ज़्यादा विरोध हो रहा है। अमेरिका के अलावा यूके ने इसका विरोध किया है, फ्रांस ने इसका विरोध किया है, यूरोपियन यूनियन के कई देशों ने इसका विरोध किया है। और अब जाकर के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हमेशा के लिए खुले, इसके लिए यूके और फ्रांस मिलकर के 40 देशों की एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है, जो इसी हफ्ते बैठक होनी है, जो स्थायी तौर पर ऐसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज या दूसरे हॉर्मुज को खुला रखा जाए युद्ध के हालात में। इसके लिए एक कह सकते हैं कायदे कानून बनाया जाएगा, आम सहमति बनाई जाएगी। उस 40 देशों में हर वो देश शामिल है जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से कच्चे तेल की सप्लाई करते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि इस बीच इस्लामाबाद में बातचीत फेल होने के बाद 2-3 चीज़ें काफ़ी तेज, जो घटनाक्रम तेजी से बदल रहा है, वो ये है कि तुर्की इस पूरे मामले में काफ़ी तेजी से उभर कर सामने आया है। तुर्की ने भी इजरायल के साथ एक तरीके से कह सकते हैं आमना सामना वहाँ पे हो रहा है। तो ईरान के अलावा तुर्की भी एक नए दुश्मन के तौर पर इजरायल को उभर कर सामने आया और तुर्की ने इस सारे घटनाक्रम का काफ़ी विरोध किया है, अमेरिका का विरोध किया है, इजरायल का रुख का विरोध किया है। इन सब के बीच सऊदी अरब के विदेश मंत्री के साथ ईरान के विदेश मंत्री की कुछ ही देर पहले बातचीत हुई है और उसके बाद पाकिस्तान के मंत्री सऊदी अरब जाने वाले हैं।
तो समझा ये जा रहा है कि भले ही तनातनी बनी हुई है, भले ही अमेरिका ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर नाकाबंदी का ऐलान किया है, लेकिन पिछले दरवाजे से फिर से कोशिश ये की जा रही है कि बातचीत दोबारा शुरू की जाए। हालांकि बता दूं कि इस्लामाबाद में बातचीत जो फेल हुई उसमें अमेरिका का आरोप यह है कि परमाणु कार्यक्रम पर छोड़ने के लिए ईरान तैयार नहीं है, जबकि ईरान का कहना यह है कि अमेरिका बिल्कुल एक तरफा शर्त थोपना चाहता है, इस वजह से बातचीत हुई नहीं। अब शायद बीच का रास्ता कुछ निकाला जाए, इसके लिए पिछले दरवाजे से सऊदी अरबिया, पाकिस्तान, इन सब के बीच में बातचीत की दौर फिर से शुरू हो सकती है, इस बात की संभावना जताई जा रही है। जी लक्ष्मण जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। वहीं इस्लामाबाद में ईरान और अमेरिका में सीज फायर पर बातचीत नाकाम होने के बाद पूरी दुनिया में फिर से टेंशन बढ़ गई है। अमेरिका ने हॉर्मुज की नाकेबंदी की धमकी दी है। अमेरिका जहां ईरान की लाइफलाइन तेल पर पहरा लगाकर उसके सबक सिखाना चाहता है, तो वहीं ईरान ने भी अमेरिका को बुरा अंजाम भुगतने की चेतावनी दे दी है। सवाल आखिर ये है कि हॉर्मुज को हथियार क्यों बनाया जा रहा है और ऐसे करने से क्या हासिल होगा। इस्लामाबाद में टॉक फेल होते ही ट्रंप पूरी तरह से एक्शन में आ गए हैं। वॉशिंगटन में ट्रंप का वॉर रूम फिर एक्टिव हो गया है। ट्रंप ने अपने सलाहकारों से बैठकें शुरू कर दी है। इसके बाद ट्रंप ने जो ऐलान किया उससे पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया है। Other nations are working so that Iran will not be able to sell oil, and that will be very effective. But what we want to do is we want to, and again, we don't need it. What we notice and what we see and what I think is maybe my idea, maybe not, I don't know. But there are many boats heading toward our country to fill up with oil and then go and take it. ट्रंप के इस ऐलान के तुरंत बाद मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिका की नौसेना एक बार फिर एक्शन में आ गई है। इस वक्त मिडिल ईस्ट में अमेरिका ने 4 विमान वाहक युद्धपोत तैयार कर रखे हैं। यूएसएस अब्राहम लिंकन जो अरब सागर में तैनात है, यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ट जो अभी रेड सी के पास एक्टिव है, यूएसएस जॉर्ज डब्ल्यू बुश जो ओमान की खाड़ी में मौजूद है। इसके साथ साथ अमेरिका ने यूएसएस बॉक्सर, यूएसएस ट्रिपोली, यूएसएस सैन डिएगो, यूएसएस न्यू ऑर्लिन्स जैसे डिस्ट्रॉयर को भी मिडिल में तैनात कर रखा है। ये सभी विमान वाहक पोत स्ट्राइक ग्रुप्स के साथ ईरान को घेरने के लिए पूरी तरह से तैयार है। अमेरिका ईरान के तेल से होने वाली कमाई को रोक देगा। ईरान का तेल व्यापार पूरी तरह से ठप करने का प्लान है। ईरानी बंदरगाहों में एंट्री और एग्जिट करने वाले सभी ऑयल टैंकर पर अब अमेरिकी नौसेना निगाह रखेगी, उसकी चेकिंग करेगी। अमेरिकन नेवी ईरान को टोल देने वाले जहाज ढूंढेगी और उन्हें रोकेगी। अमेरिका ने धमकी दी है कि अगर कोई जहाज ईरान को टोल देगा तो अमेरिका भी उससे टोल लेगा। साफ है, ईरान हॉर्मुज से अवैध तरीके से टोल वसूलना चाहता है, जिससे पूरी दुनिया ईरान से नाराज है। लेकिन अमेरिका जिस तरीके से ईरान का ब्लॉकेज करने जा रहा है, उसे भी कोई सही नहीं ठहराया जा सकता। और यही दोनों एक्शन मिडिल ईस्ट में अब एक नई चिंगारी से युद्ध शुरू करवा सकती है। तो ईरान अमेरिका में सीज फायर पर इस्लामाबाद में बात नहीं बनी। ऐसे में ट्रंप ने हॉर्मुज की नाकेबंदी का ऐलान कर दिया है। आवाज अड्डा में आज इसी पर होगी चर्चा। बात फेल, हॉर्मुज पर खेल। जरूर जुड़िए शाम 7:57 पर। अमेरिका और ईरान के बीच चल रही शांति वार्ता फेल होने के बाद कच्चे तेल की कीमतों में फिर आग लग गई है। अमेरिका की हॉर्मुज की नाकेबंदी की धमकी के बाद कच्चे तेल की कीमतें फिर से $100 के पार निकल गई है। पिछले 1 महीने में ही क्रूड की कीमतों में करीब 12% का उछाल आ चुका है। कब तक कच्चे तेल के बाजार में ये हलचल रहेगी, पूरी डिटेल बता रही है मेरी सहयोगी मनीषा गुप्ता। पिछले हफ्ते की 10% की गिरावट के बाद कच्चे तेल की शुरुआत ही आज यहां पर 7 से 9% की तेजी के साथ हुई है। वो इसलिए कि यहां पर जो यूएस और ईरान की बातचीत थी, वहां पर कोई रिजल्ट नहीं निकल के आया और इसी वजह से यूएस ने यहां पर अनाउंस किया है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने का यहां पर नतीजा। यूएस ने ये कहा है कि ईरान से आने जाने वाली सारी वेसल्स को यहाँ पर उन्होंने बैन कर दिया है और ईरान ने कहा है कि अगर कोई मिलिट्री प्रिपरेशन यहाँ पर यूएस करता है तो वो एक सीज फायर का यहाँ पर वायलेशन रह सकता है। क्लियरली काफ़ी सारी स्टेटमेंट्स यहाँ पर हमने इजराइल, यूएस, ईरान सब जगह से आते हुए देखी है, लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का बंद रहना यहाँ पर प्राइसेस के लिए काफ़ी पॉजिटिव साबित हुआ है। आपको बता दें कि अगर 2025 की बात की जाए तो यहाँ पर ईरान ने 1.6 मिलियन बैरल्स प्रति डे का एक्सपोर्ट किया था
था। यानी कि अगर ईरान का कच्चा तेल का एक्सपोर्ट बंद कर दिया जाता है तो ग्लोबल मार्केट्स पे इसका इम्पैक्ट ये होगा कि 1.5 से 1.7 मिलियन बैरल्स पर प्रतिदिन का जो एक्सपोर्ट है वो ग्लोबल मार्केट से यहाँ पर गायब हो जाएगा। अगर इसी तरह से चलता रहा तो एशियन मार्केट्स के लिए ये दिक्कत की बात है। इन एनी केस सऊदी अरेबिया, यूएई, कुवैत सभी ने एशियन कंज्यूमर्स के लिए यहाँ पर कच्चे तेल का जो प्रीमियम है वो यहाँ पर बढ़ा दिया गया है। यानी जो अगर स्पॉट बाइंग है वो तेल यहाँ पर 12 से $30 ज़्यादा है, यानी कि फ्यूचर्स के कंपैरिजन में बनता हुआ। बाजार को लगता है कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज लंबे समय तक यहाँ पर बंद रहता है तो कच्चे तेल के प्राइसेस ना सिर्फ $100 के ऊपर रहेंगे बल्कि मई जून तक जाते जाते $120 और $150 प्रति बैरल तक भी रह सकते हैं। एज ऑफ नाउ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से सिर्फ 5 से 7% ही ट्रैफिक जाता हुआ मिल रहा है और 130 मिलियन बैरल्स यहाँ पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे कच्चा तेल और उसके प्रोडक्ट्स जैसे कि तैसे ही खड़े हैं, वो ग्लोबल मार्केट्स तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। यानी कि जहां पर हम खड़े हैं बाजार को यही लगता है कि यहां से और तेजी कच्चे तेल के प्राइसेस में बनी रह सकती है। अब एक नजर आज के बाजार के हाल पर। ग्लोबल टेंशन के बीच बाजार में भी उतार चढ़ाव का दौर जारी है। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन बाजार में शानदार रिकवरी देखने को मिली। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ने ही दिन के लो से अच्छी वापसी की। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में भी निचले स्तर से खरीदारी देखने को मिली है, जिससे बाजार को सपोर्ट मिला है। कैसे रहा है बाजार का कारोबार, जानते हैं कंचन नौटियाल से। कंचन, बताइए कैसे रहा है आज के बाजार का हाल। तो हफ्ते का पहला कारोबारी दिन, अगर आज के पूरे ट्रेडिंग सेशन की बात करी जाए तो लोअर लेवल से बाजार ने एक रिकवरी दिखाई है। उसके बाद निफ्टी करीबन 200 अंकों की गिरावट के साथ जाके बंद हुआ है। वहीं मिड कैप और स्मॉल कैप की भी बात करी जाए तो यहाँ पे भी हमें लोअर लेवल से जो रिकवरी है वो सेकेंड हाफ में आती हुई दिखाई दी है। सेक्टर स्पेसिफिक अगर बात करी जाए तो वहाँ पे भी मूड माहौल कुछ ऐसा ही देखने को मिला है। डिफेंस शेयर्स में अच्छा खासा इजाफा आज देखने को मिला है और उसके अलावा एनर्जी शेयर्स ऐसे हैं जहाँ पे हमें एक फ्लैट क्लोजिंग देखने को मिली है। लेकिन रेस्ट ऑफ द सेक्टर्स की बात करी जाए तो यहाँ पे जो मंदी का सत्र है वो आज देखा गया है। ऑटो में काफी ज्यादा जो बिकवाली है वो देखने को मिली है। पीएसयू बैंक, निफ्टी आईटी, एफएमसीजी, हर जगह जो प्रेशर है वो हमें बनता हुआ दिखाई दिया है। स्टॉक स्पेसिफिक इस टाइम पे बात करी जाए तो देखते हैं निफ्टी के बढ़ने वालों में नाम आता है एचडीएफसी लाइफ, आईसीआईसीआई बैंक, अडानी एंटरप्राइजेस और साथ में एनटीपीसी। यहाँ पे अच्छी जो तेजी है वो देखने को मिली है। अगर लूजिंग पॉकेट की बात करी जाए तो आयशर मोटर्स में काफी बड़ी गिरावट देखने को मिली है। मारुति सुजुकी, इंटरग्लोब एविएशन और बजाज फाइनेंस, यहाँ पे खबरों के दम पे जो ये हमें मंदी है वो देखने को मिली है। ऑटो सेक्टर्स में जैसे कि हमने बात किया, न्यूज़ थी, न्यूज़ के बाद ये जो प्रेशर है वो आता हुआ दिखाई दिया है, जिसके बाद आयशर, मारुति, हीरो मोटोकॉर्प और अशोक लेलैंड हर जगह गिरावट का सिलसिला देखने को मिला है। ऑयल एंड गैस में भी जो गिरावट है वो देखी गई है बिकॉज एक तो एटीएफ के दाम, डीजल के दाम में बढ़ोतरी आई है, वहीं जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से जो क्रूड में बढ़त देखने को मिली है उसका रिफ्लेक्शन सीधा सीधा यहाँ आया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। एलपीजी की किल्लत के दौर में शादी पार्टी करना भी मुश्किल हो रहा है। देश के अलग अलग हिस्सों में जिला प्रशासन सामाजिक समारोह के लिए एलपीजी का कोटा तय कर रहा है। देखिए लखनऊ से हमारे संवाददाता कमलेश श्रीवास्तव की ये रिपोर्ट। लखनऊ डीएम के दफ्तर के बाहर ये हैं नितिन सिंह। अप्रैल में इनके छोटे भाई की शादी है और ये यहाँ रसोई गैस का आवेदन लेकर आए हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश में आगामी शादी के सीजन में रसोई गैस की हाई डिमांड को देखते हुए सरकार ने एलपीजी के वितरण की व्यवस्था अपने नियंत्रण में ले ली है। सिलेंडर की जो इस समय मेन रिक्वायरमेंट है उसी के लिए आया था एडीएम मैम के पास, तो उन्होंने मार्क कर दिया है, बोलिए मिल जाएगा, आश्वासन दिया। वैसे तो मुझे 10 सिलेंडर की रिक्वायरमेंट है, तो आश्वासन मिला है कि मिल जाएंगे सिलेंडर आपको। कालाबाजारी रोकने के लिए प्रशासन अब रसोई गैस डिस्ट्रीब्यूशन के आवेदन को अपने तरीके से देखने जा रही है। लोग इसमें जैसे शादी का है तो अपने शादी के कार्ड एप्लीकेशन के साथ हमारे कार्यालय या डीएसओ कार्यालय में वहाँ जाएंगे और वहाँ पर वो अपनी डिटेल नोट कराएंगे और वहाँ से फिर हम लोग संबंधित कंपनियों को, तीनों कंपनियों को उन जो फैमिलीज हैं उनको कमर्शियल एलपीजीज उनको अलॉट कराएंगे। इस नई व्यवस्था का असर मेजबान के साथ साथ कैटरर्स पर भी पड़ा है, जिन्हें अब मेजबान को मेन्यू में कटौती करने के लिए कहना पड़ रहा है। मैं कैटरर हूँ, मेरे यहाँ 10 या 12 काम करीब अप्रैल महीने में बुक है, जिसमें हमको करीब 100 सिलेंडर की आवश्यकता करीब पड़ेगी, जिसके लिए मैं माननीय डीएम साहब के पास, गौतम जी के पास आया था। कॉमर्शियल गैस सिलेंडर मिलने में बहुत समस्याएं आ रही हैं। हालांकि पहले से स्थिति में कुछ सुधार हुआ है, लेकिन 15 अप्रैल से शादियों का सीजन शुरू हो रहा है।
ऐसे में जो टेंट कैटरिंग और डेकोरेशन क्षेत्र के व्यापारी हैं उनके सामने बहुत समस्या आ गई। जाहिर है शादियों के सीजन में रसोई गैस की किल्लत परेशानियों का सबब जरूर है, लेकिन प्रशासन को उम्मीद है कि नई व्यवस्था शादियों के सीजन का निपटारा अपने तौर पर कर पाने में सफल साबित होगी। कमलेश श्रीवास्तव, लखनऊ। सैलरी बढ़ाने की मांग को लेकर नोएडा के अलग अलग हिस्सों में आज कई कंपनियों के कर्मचारी सड़कों पर उतर आए। पिछले 3-4 दिनों से जारी इस विरोध प्रदर्शन ने आज उग्र रूप ले लिया, जब गुस्साए कर्मचारियों ने कई प्रमुख सड़कों पर जाम लगा दिया और ट्रैफिक व्यवस्था को ठप कर दिया। नोएडा के फेज 2 में प्रदर्शनकारियों ने गाड़ियों में आग लगा दी और पुलिस पर पथराव किया। नोएडा से पूरा अपडेट बता रहे संवाददाता आनंद तिवारी। सोमवार सुबह से ही नोएडा, ग्रेटर नोएडा और दिल्ली एनसीआर के कई जगहों पर जो श्रमिक थे उन्होंने प्रदर्शन करना शुरू करा और वह लगातार अपनी मांगों को लेकर हड़ताल कर रहे थे। उसके बाद जो स्थिति थी वो तनावपूर्ण बनी और उसके बाद नोएडा फेज 2 सेक्टर 15, 62, इसके अलावा NH24 पर प्रदर्शनकारी इकट्ठा हो गए और उन्होंने जमकर तोड़फोड़ की। हमने देखा कि कैसे नोएडा फेज 2 में गाड़ियों की, पुलिस की गाड़ियों को क्षतिग्रस्त किया गया है, आग लगाई गई है और उसके बाद पुलिस ने भी तितर बितर करने के लिए लाठीचार्ज का प्रयोग किया। NH24 पर इस वक्त हम मौजूद हैं। यहाँ पर गाजियाबाद पुलिस, नोएडा पुलिस भी यहाँ पर तैनात है और यहाँ पर भी प्रदर्शनकारी पहुँच गए थे, जिसके बाद उन्हें यहाँ से हटाया गया है। सोशल मीडिया पे कुछ लोगों ने ऐसी पोस्ट डाली जिसमें बताया गया कि प्रदर्शन में कई लोगों की मौत हो गई है, पुलिस ने फायरिंग की है, जिस पर पुलिस ने संज्ञान लेते हुए कहा है कि ये पूरी तरह से भ्रामक और झूठी खबर है, जिसको लेकर भी पुलिस लगातार एक्शन ले रही है। श्रमिकों का कहना है कि उनकी वेतन वृद्धि नहीं हो रही थी, इसके अलावा उन्हें अवकाश नहीं मिल रहे थे। अगर उनसे एक्स्ट्रा टाइम कराया जा रहा था तो उसका पैसा जो है वो कंपनी उन्हें नहीं दे रही थी। इसको लेकर लगातार जो प्रदर्शनकारी, जो श्रमिक थे, वो सड़कों पे आ गए। उन्होंने चक्का जाम किया, जगह जगह उन्होंने जो यातायात था उसको अवरोध पैदा किया और उसके बाद लगातार पुलिस ने उनसे सख्ती से निपटा भी है। इस पूरे मामले में जो यूपी के DGP हैं उन्होंने भी सख्ती से इस पूरे मामले की जांच के आदेश दिए और ये कहा है कि जो भी बाहरी तत्व इस प्रदर्शन में शामिल हुए थे उनकी भी संलिप्तता की जांच इस पूरे मामले में की जाएगी। लेकिन आप देख सकते हैं किस तरह से फोर्स जो है उसकी तैनाती यहाँ पर NH24 पर की गई है। लगातार गाजियाबाद पुलिस, नोएडा पुलिस जो है वो हर स्थिति पे नजर बनाए हुए और गाजियाबाद के सीनियर पुलिस अधिकारी भी इस वक्त यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि यहाँ पर भी प्रदर्शनकारी पहुँच गए थे। धवल श्रीवास्तव जायसवाल जी, सर, किस तरह की अभी व्यवस्था यहाँ पे की गई सुरक्षा को लेकर? देखिए, यहाँ पे पर्याप्त सुरक्षा बल को तैनात किया गया है। जैसा कि आप देख रहे हैं, यातायात व्यवस्था पूर्ण रूप से, कुशल रूप से संचालित है। यहाँ पर किसी भी प्रकार की समस्या नहीं है। कुछ अराजक तत्वों ने यहाँ पे अशांति व्यवस्था फैलाने के प्रयास किए थे, उनको चिन्हांकित करके उनको विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। चलिए अब आपको बता दें, वेस्ट एशिया में युद्ध के चलते खिलौने महंगे हो गए हैं। जी हाँ, टॉय मैन्युफैक्चरिंग में अहम रॉ मटेरियल ABS प्लास्टिक और ग्रेन्यूल्स के दामों में पिछले 2 महीनों में करीब 70 से 80% की बढ़ोतरी हुई है। साथ ही इंपोर्टेड कंपोनेंट की उपलब्धता भी प्रभावित हुई है, जिससे घरेलू बाजार में खिलौनों की कीमत 20% तक बढ़ गई है। हमारे संवाददाता आलोक प्रियदर्शी ने दिल्ली के झंडेवालन टॉय मार्केट का जायजा लिया है। वेस्ट एशिया में चल रही युद्ध की आंच खिलौना बाजार पर भी पड़ रही है। मजबूरन जो रॉ मटेरियल है उनकी कीमतों में काफी बढ़ोतरी हुई है, लिहाजा खिलौनों की कीमतों में जो मैन्युफैक्चरर्स हैं या शॉपकीपर्स हैं उनको 10 से 20% की इजाफा करना पड़ा है। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के करोल बाग के खिलौना बाजार में, जिसको साइकिल मार्केट भी कहते हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तमाम लोग हैं यहाँ पर खिलौना खरीदने भी आए हैं। कुछ पेरेंट्स भी हैं यहाँ पर बच्चों के साथ। मैम, आपसे जानना चाहूंगा कि इस वक्त गर्मी की छुट्टियां शुरू हो रही है, स्कूल शुरू हुए हैं, किस तरह का आप देख रहे हैं मार्केट में ट्रेंड, जो बच्चों के लिए खिलौना खरीदने के, कैसा लग रहा है आपको? नहीं, यहाँ की मार्केट तो वैसे ही अच्छी है। मतलब सारे टॉयज लेटेस्ट यहाँ पे सारे मिल जाते हैं इजीली। एंड पर थोड़ा प्राइस थोड़ा लिटिल हाई हो चुके हैं पीछे से, बाकी वैसे सब कुछ बहुत बढ़िया है। किस तरह की अभी जो प्रेशर है प्राइस को लेकर, कैसा पड़ रहा है? देखो, रॉ मटेरियल के प्राइसेस करीबन 70 से 80% हो चुके हैं और उसके साथ दूसरी प्रॉब्लम ये क्रिएट हो रही है कि मार्केट के अंदर रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी नहीं है और कस्टमर को जब हम 20 या 25% हाइक करके प्राइस बताते हैं तो कस्टमर लेना ही नहीं चाहता। तो उसकी वजह से बिजनेस के ऊपर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट आ रहा है और गवर्नमेंट से निवेदन करते हैं कि कुछ इसके ऊपर फोकस करे और किसी तरह इसको कंट्रोल करे। इस वक्त जो खिलौनों का बाजार है, खिलौनों की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है या फिर जो बिक्री है, उस पर कैसा असर पड़ रहा है और क्या प्राइसिंग को लेकर क्या पिछले दिनों में आप लोगों ने डिसीजन लिया? ये जब से वॉर हुई है, वॉर और क्रूड ऑयल ना होने के कारण प्लास्टिक प्राइसेस में बहुत ज्यादा इंक्रीज हुई है। आप देख सकते हैं कि हर पूरे वर्ल्ड में प्राइस इंक्रीज हुए हैं रॉ मटेरियल के, क्रूड ऑयल
के, जिसके कारण प्लास्टिक बहुत इंक्रीज हुआ है। उसके अलावा कुछ पार्ट्स हम लोगों को बाहर से इंपोर्ट करने पड़ते हैं, जिसके कारण भी काफी इफेक्ट हुआ है प्राइस के ऊपर, क्योंकि यूएसडी बहुत ज्यादा बढ़ गया है, चाइना करेंसी बहुत टूट गई है, प्लस जो फ्रेट है भाड़ा बहुत बढ़ गया है जो हमारे चाइना से लेके यहाँ तक आने का था। वैसे तो हम काफी माल यहाँ पे ही बनाते हैं, लेकिन काफी माल हमें इंपोर्ट भी करना पड़ता है। कुछ पार्ट्स ऐसे हुए जो हमें बाहर से मंगवाने पड़ते हैं। प्लास्टिक प्राइस बहुत ज्यादा बढ़े हैं। जो पहले 100 रुपए किलो 100 रुपीज केजी हुआ करता था पीपीसीपी वगैरह, वो 170 रुपीज केजी टच कर गया, मतलब कि 70% की इंक्रीज हुई है। तो 70% तो नहीं, लेकिन हाँ ओवरऑल देखा जाए तो खिलौने के ऊपर 10 से 40% का फर्क पड़ा है। जी। सुरों की मलिका आशा भोसले को आज अंतिम विदाई दी गई। मुंबई में दादर के शिवाजी पार्क श्मशान घाट में उनका अंतिम संस्कार किया गया। राजकीय सम्मान के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी गई। इससे पहले मुंबई के लोअर परेल स्थित कासा ग्राउंड, जहां वो रहती थी, वहां बड़ी संख्या में लोगों ने पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। आपको बता दें, आशा भोसले का निधन कल मुंबई के ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल में हुआ था। उन्होंने अपने लंबे करियर में 12,500 से ज्यादा गाने अलग अलग भाषाओं में गाए और संगीत की दुनिया में अपनी खास पहचान बनाई। आशा भोसले को अंतिम विदाई देने के लिए कई सारे सेलेब्स और राजनेता भी पहुंचे। आपको बता दें, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने 2011 में उन्हें संगीत इतिहास में सबसे अधिक रिकॉर्ड की गाई कलाकार के रूप में मान्यता दी थी। आशा भोसले 92 साल की उम्र में इस दुनिया से चली गई है और यहाँ दादर के शिवाजी पार्क में उन्हें अंतिम विदाई दी गई है। देश में 14 साल बाद फॉर्मूला 1 की वापसी हो सकती है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक खेल मंत्रालय 2027 में नोएडा के बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट में F1 रेस कराए जाने की तैयारी कर रहे हैं। पूरी डिटेल्स बता रही है दीपाली नंदा। तो बिल्कुल देश में एक बार फिर से फॉर्मूला 1 रेस की वापसी होती हुई दिख सकती है। खेल मंत्रालय के सोर्सेज से हमें एक्सक्लूसिव जानकारी मिल रही है। 2027 में नोएडा में F1 रेस कराई जाए, इसके लिए शुरुआत की जा चुकी है। खेल मंत्रालय के सोर्सेज से ये जानकारी मिली है कि जल्द ही इस पूरे इवेंट को मान्यता मंत्रालय की तरफ से दी जा सकती है। अब कहां पर ये ग्रैंड इवेंट होगा, तो नोएडा के बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट में F1 रेस की तैयारियां जल्द ही शुरू होंगी। साथ ही साथ सोर्सेज ये भी बता रहे हैं कि अब तक इस पूरे ग्रैंड इवेंट में 3 विदेशी कंपनियों ने भी दिलचस्पी दिखाई है और खेल मंत्रालय खुद इस F1 रेस के एक सफल आयोजन के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होती है उसे मुहैया कराने के लिए भी तैयार हो गया है। यहां पर एक और अपडेट मिल रहा है कि जल्द ही खेल मंत्रालय और राज्य सरकार जो कि उत्तर प्रदेश है, इन दोनों के बीच में एक जॉइंट बैठक भी होगी, जिसमें आगे का पूरा एक स्ट्रैटेजी, एक प्लान बनाया जाएगा कि किसकी क्या जिम्मेदारी है और कौन क्या करेगा। आपको बता दूं कि 2013 के बाद से देश में F1 रेस नहीं हुई है। बड़ा कारण है वो है टैक्स विवाद, क्योंकि उस उत्तर प्रदेश की सरकार अगर F1 रेस की बात करे तो एंटरटेनमेंट कैटेगरी में इसको डाला है, जिसकी वजह से जो आयोजक है उनके लिए F1 रेस का जो इवेंट है वो बहुत महंगा सौदा बन जाता है। और साथ ही साथ वहीं दर्शकों की बात करें तो उन्हें भी महंगी टिकटें खरीदनी पड़ती है, क्योंकि इसमें अलग से भी टैक्स लगाया जाता है। तो ये जो चैलेंजेस हैं, ये जो जितनी भी चाहे वो टेक्निकल चीजें हो, चाहे वो टैक्स के मोर्चे पर हो या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर किसकी क्या जिम्मेदारी है इस ग्रैंड इवेंट को सफलतापूर्वक करवाने की, इन सब पर जो जॉइंट मीटिंग है इसमें बातचीत होगी और आगे की स्ट्रैटेजी बनाई जाएगी। तो दिल्ली सरकार ने नई ईवी पॉलिसी का ड्राफ्ट जारी किया है। मौजूदा हालात में ये पॉलिसी कितनी असरदार साबित होगी, जानने के लिए देखिए कंज्यूमर अड्डा। प्रदूषण पर वार ईवी पॉलिसी असरदार, शाम 5:57 पर।
नारी शक्ति वंदन के संदेश के साथ महिलाओं के सम्मान और सशक्तिकरण को नई दिशा देने की कोशिश तेज हो गई है। इसी कड़ी में दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित नारी शक्ति वंदन सम्मेलन में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए और उन्होंने महिलाओं से सीधा संवाद किया। पीएम मोदी ने महिलाओं के सशक्तिकरण को 21वीं सदी की सबसे महत्वपूर्ण फैसलों में से एक बताया। इससे पहले प्रधानमंत्री ने सभी संसदीय दलों के नेताओं को पत्र लिखकर महिला आरक्षण के इस अहम विधेयक पर समर्थन की अपील की है। 21वीं सदी के सबसे बड़े निर्णयों में से एक निर्णय लेने जा रहा है। ये निर्णय नारी शक्ति को समर्पित है। नारी शक्ति वंदन को समर्पित है। हमारे देश की संसद एक नया इतिहास रचने के करीब है। इसी के साथ आवाज समाचार में अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहे CNBC आवाज और अपडेटेड रहे खबरों पर हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।